वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है मंडे और आज हम आ चुके हैं सेट नंबर 69 लेके। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि सारे एग्जामिनेशंस में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या होंगे अभी आने वाले टाइम में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट सेट होने वाला है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। फिर से हमने वही क्वेश्चन उठाए जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, फिर से वो आने के चांसेस होते हैं। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था। क्वेश्चन बहुत सही है कि जो प्रथम औजार कौन सा था जो मानव ने बनाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा आ चुका है। ऑप्शन है तलवार, कुल्हाड़ी, त्रिशूल और बेलचा। सही जवाब है कुल्हाड़ी, बी। सही जवाब क्या हो गया? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी एक ऐसा औजार था जिसको मानव ने सबसे पहले बनाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कहाँ से हैं? एंशियंट हिस्ट्री से हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? कांसा है, पीतल है, तांबा है और टिन है। जब आप पता हो तो आप ज़रूर कहीं कॉपी पेन में, नोटबुक में, कमेंट में, जहाँ भी आपको सही लगे, जहाँ ईजी लगे वहाँ ज़रूर लिखा कीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? तांबा। तो मानव ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। ये क्वेश्चन भी सब में आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म का प्रथम प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से, तथार्थ सूत्र से, भगवती सूत्र से या उत्तराध्ययन सूत्र से। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि जैन धर्म जो है उसका जो इतिहास है वो किससे ज्ञात होता है? सही जवाब है कल्प सूत्र से। ए इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, फिर से बोल रहा हूँ पीसीएस हो, जहाँ प्रीलिम्स के में जीके ऑब्जेक्टिव आते हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस को उठाया है जो एग्जामिनेशन से में बार बार पूछे गए हैं, मतलब 3 बार या उससे ज़्यादा आ चुके हैं। तो अगली बार भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एग्जामिनर्स को उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम लग रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या की तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे वीडियो को लेके आते हैं। आज मंडे है, अगला वीडियो फिर फ्राइडे को आएगा। हम सप्ताह में 3 वीडियोस ला रहे थे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा था शेड्यूल हमारा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। तो मैंने मंडे और फ्राइडे का रखा हुआ है 2 दिन का, जो कि हम 25 क्वेश्चन इस सप्ताह के 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ला सकूँ। चलिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम ये परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम जो है ये सबसे पहले बता दूं किस नदी पर बना है। सतलज नदी पर बना परियोजना है और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। 20 का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हमीदा बानो बेगम, महल बेगम, हिंदलाल मिर्ज़ा और गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। कौन थी? बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, इसने ही ये किताब लिखा है हुमायूं नामा। क्लियर हो गया? क्योंकि हुमायूं की पूरी आत्मकथा है उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1578, 1654, 1562 और 1585। सही जवाब क्या होगा? तो 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ और किसने किया? अकबर ने किया है। अकबर को महान तभी बोला जाता था। अकबर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनके लिए अकबर को महान, अशोक को महान। अशोक भी बहुत ही महान थे। क्यों थे? एक बार अलग से स्टोरी बनाऊंगा मैं उनको। ठीक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो, फ्रैंक, क्रोन या दिनार? तो स्विस फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस विथ परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों अल्टीमेट सेट है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में या कहीं सेट जब मार रहे होगे आप प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस ज़रूर टकराए होंगे, है ना। तो क्योंकि क्रीम क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके पहले 3 दिन आया करते, अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं मंडे और फ्राइडे आऊँगा शाम के रात के 8:30 पर। क्लियर हो गया? वीडियो आपको मिल जाएगा रात के 8:30 सप्ताह के 2 दिन, यानी 50 क्वेश्चन पर वीक आपके सेलेक्टेड रहेंगे। इसके बिल्कुल एक सॉलिड नोट्स बना लो और बहुत जल्द मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है?
अब ये सोचोगे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या यूपी में है, तो ये महाराष्ट्र को क्यों पूछा गया? भाई महाराष्ट्र, अब आगे एग्जामिनर्स को कुछ होंगे इसके पीछे कारण। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 48, 20, 39 और 13। सही जवाब क्या होगा? 48। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान के में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। कितने प्रकार के आपातकाल है, कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है भारतीय संविधान में? 3, 5, 4 और 7। तो जानते हैं भारतीय संविधान जो है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल है। वो कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जिसको आर्थिक आपातकाल भी बोलते हैं, और तीसरा राजकीय आपातकाल। ये क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल की बात कर, राष्ट्र की बात, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये आर्थिक आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इसके बारे में पूछ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? ये भारत का प्रथम भारतीय बैंक है, ऐसा है। और इसकी स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह मजीठिया ने और लाला लाजपत राय ने मिलकर। तो कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935, 1888, 1894 और 1900 ईस्वी में। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली, न्यू दिल्ली है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने और दयाल सिंह मजीठिया ने इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? जड़ी कलम, बहुत ही उम्दा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल कादिर और मोहम्मद हुसैन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन को। डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और कहीं का ऐसा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी का भी नाम आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जड़ी कलम की तो मोहम्मद हुसैन को दी थी, शीरी कलम की उपाधि, शीरी कलम, ये किसको देता? तो वो देता अब्दुल समद को। किसको देता? अब्दुल समद को, समद, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका, शीरी कलम की उपाधि। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? क्या था कृषि बीमा योजना? कृषि बीमा योजना क्या होता था? मौसम के खराब होने से जब फसल खराब हो जाता था तो उसके लिए जो कृषि किसानों को हानि होती थी, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर लॉस बोल सकते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कदम था जिसको राष्ट्रीय कृषि बीमा कहा गया। बेसिकली रबी का जो मौसम होता है, रबी के मौसम में जो लॉस हुआ करता था उसके बारे में ये। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2002, 1995, 1999 और 1991। तो यह है 1999। सी इसका राइट आंसर हो गया। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे। इसमें 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि भारत में, फिर सुनिएगा, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पे इन्वॉल्व हैं? वो है 59%। और इसका उल्टा क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर निर्भर नहीं हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, वो है 41%। ये क्वेश्चन आया था और मैंने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, मैंने गलती से स्पीड मारने के चक्कर में 59 मार दिया। बाद में जब मैं घर आया तो देखा, अरे इसमें तो पूछ रहा है कि कृषि में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं वर्ड जोड़ा हुआ था, तो मुझे 41 आंसर करना चाहिए था। ये गलतियाँ हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कृषि को सबसे पहले उद्योग का दर्जा, उद्यम बना लिया उन लोगों ने। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकरण, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। हम ऐसी वीडियो को लेके आते रहते हैं, ऐसे वीडियोस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का प्यारा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे का नियम, जूल का नियम, न्यूटन का नियम या पास्कल का नियम? क्या होगा? तो पास्कल का नियम होगा। सही जवाब ये होगा, डी इसका राइट आंसर हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, जॉन मथाई, पी चिदम्बरम या पंडित नेहरू? सही जवाब क्या होगा?
स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, अगर भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो जॉन मथाई। समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैं आंसर दे रहा हूँ इसको नेहरू को। समझिए क्यों, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात की तो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएम बने, साथ ही साथ वो फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, इसलिए। और अगर पूछे भारत के प्रथम विदेश मंत्री, तब जॉन मथाई का नाम आएगा। समझ में आ रहा है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। समझ में आ गया? और भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया ना? चलिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। तो इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। वर्साई की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? वर्साई की संधि में किसका मान मर्दन किया गया था? मान मर्दन वो ये होता है कि युद्ध के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया गया था। क्वेश्चन ये है कि वर्साई की संधि द्वारा किससे युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था? जर्मनी, जापान को, फ्रांस को और चीन। तो जर्मनी इसका आंसर होगा, जर्मनी को ठहराया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा या महाराष्ट्र? सही जवाब क्या होगा? केरल। केरल में है नारियल जटा उद्योग। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भूमध्य रेखा कर्क रेखा के किस दिन मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है, मान लो भारत का मैप, यहाँ से निकला कर्क रेखा, अब कह रहा है भूमध्य रेखा कर्क रेखा से किस दिन मिलती है? 19 नवंबर, 21 मार्च, 25 दिसंबर, 21 जून। ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत बार आ चुका है। और 21 मार्च का ऑप्शन किसको जा रहा है? तो वो है बी को। 21 मार्च को भूमध्य रेखा जो है कर्क रेखा से मिलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता होगा कौन सी नदी। गोदावरी तो नहीं है, अमेजोन, नील, गंगा जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब इस दोनों में बताइए कौन सी नदी है सबसे लंबी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। नॉर्थ मतलब क्या? उत्तर, ईस्ट मतलब पश्चिम, नहीं पूरब, सॉरी, उत्तर पूरब अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, चलो। सम्राट अशोक को किस धर्म को अपनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और फारसी धर्म। सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म को अपनाया था। 20 का राइट आंसर हो गया। उन्होंने जब देखा कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत अच्छी कहानी। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने देखा इस तरह से लोगों को मरते, उनका दिल पसीज गया और उन्होंने बोला नहीं, आज के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद ये बौद्ध धर्म में, आपको पता है एक कीड़े को मारना भी पाप माना जाता है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये कहानी बहुत लंबी कहानी है, मतलब एक ब्रीफ बताया मैंने आपको। धामी गोली कांड कब हुआ था? धामी गोली कांड कब हुआ था? 1939, 1926, 1951, 1932। धामी गोली कांड कब हुआ था? सही जवाब हुआ 1939। ए इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोट ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S। H2S किसका नाम है बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया है हाइड्रोजन किसका, S से मतलब सल्फर होता है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में H2S किसका है? CH4 शायद मैंने बता दिया, अगर नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में बताना CH4 किसका है, और CO किसका है, सब कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। ठीक है, चलो CO तो मैं बता देता हूँ, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो गैस निकलती किससे? मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने जान के इसमें केमिकल फार्मूला लगा दिया सबका। कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? क्या था अस्थायी बंदोबस्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन पहले देखते हैं क्या है। 1765 है, 1799 है, 1780, 1793 है। तो 1793 आंसर तो हो गया। 22 मार्च को हुआ था अस्थायी बंदोबस्त। लेकिन थोड़ा सा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दूसरा नाम, जो अस्थायी बंदोबस्त है ना, इसका दूसरा नाम था इस्तमरारी, इस्तमरारी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा था। इसमें क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच एक ना टैक्स वसूली करने का एक बंदोबस्त था। समझ में आ रहा है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के गवर्नर जमींदार हुआ करते थे, उनके बीच टैक्स वसूली करने का बंदोबस्त था। इसी को बोलते थे अस्थायी बंदोबस्त। समझ में आ गया? जंग कहाँ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला।
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी आज का वीडियो कैसा लगा। आपने अगर पूरा देखा है वीडियो को, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस कुछ चाहिए होंगे जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्टेड हो, आप अपने करियर को लेकर फोकस हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं जी अगली वीडियो को लेकर फ्राइडे को रात के 8:30 बजे। इंतज़ार कीजिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बस वरना लगता है कोई वीडियो देख ही नहीं रहा, ऐसा भी लगता है। तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, वीडियो को जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।